हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स विद ब्रोस पर। अनिकेत, आपको पता है स्पोर्ट्स विद ब्रोस के लिए आज सबसे बड़ा दिन होने वाला है। और ऐसा एक शख्स हमारे साथ आज जुड़ने वाला है जिसने कबड्डी के मैट पर काफी सारे कारनामे किए और बड़े बड़े कारनामे किए। और जो उन्होंने आज हासिल किया है वो हासिल करने का सपना कई सारे खिलाड़ियों का होता है। अच्छा, ऐसे कौन से प्लेयर हैं, जरा बताओ हमारे व्यूअर्स को और मेरे को भी पता चले ये बात। अच्छा अनिकेत, आपको कुछ हिंट देता हूँ, आपको उससे जानना होगा। 2010 इन्होंने एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता है, 2014 जीता है, 2016 में इन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता है, 2018 दुबई कबड्डी मास्टर है। और साथ ही साथ इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अच्छा, क्या इस साल उन्होंने प्रो कबड्डी का भी ट्रॉफी उठाया है? प्रो कबड्डी की ट्रॉफी तो उठाई है, साथ ही साथ तो वर्ल्ड बेस्ट लेफ्ट कॉर्नर आपके डिफेंडर भी है। और आपका गेस आई गेस सही है। और नन अदर देन हमारे साथ आज जो शख्स जुड़े हैं उनका नाम है मिस्टर मंजीत चिल्लर सर। और साथ ही साथ हमारे साथ वो शख्स भी है पदमजीत शेहरावत सर, जिनके आने से इस इंटरैक्शन में और भी ज्यादा चार चांद लगने वाले। तो स्वागत है आपका पदमजीत सर और मंजीत चिल्लर सर। देखिए, मंजीत के लिए थैंक तालियां यू। बजाइए पहले। सर, तालियां तो होनी चाहिए सर। मंजीत और चिल्लर राम का राम मंजीत इंट्रोडक्शन। सर। राम राम पदमजीत सर। मैं राम सर राम जी, पदम सर राम को राम जी। बोलूंगा। कुछ लाइनें हो जाए सर मंजीत सर के लिए। देखिए, मंजीत चिल्लर को मैंने कमेंट्री में एक नाम दिया था, जायंट किलर। कि कोई लेफ्ट रेडर अगर सामने किसी खेमे में रेड करने जाता है तो वो ये दुआ मानता है कि हे भगवान, सामने शेर भले मिल जाए, बस मंजीत चिल्लर ना मिले। वो कह रहा शेर से तो लड़ लूंगा, लेकिन मंजीत चिल्लर से पार कैसे पाऊंगा। और जितने माइटी ये एक रेडर है, उससे कहीं ज्यादा बड़े एक शख्सियत तो है ही। बहुत प्यारे इंसान है मंजीत चिल्लर। मेरे बहुत ही चुनिंदा प्रो कबड्डी दोस्तों में से एक है। और मंजीत मुझे कोई बात रात के 2 बजे भी कह दे, मैं मना नहीं कर सकता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही है कि मैं भी उनको कुछ कह दूं तो वो नहीं करते हैं। तो मैं इन्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ। और कमेंट्री में जब ये कुछ, देखिए, बड़ा अच्छा नहीं लगता है जब ये कभी कोई गलती कर देते हैं। दिल पे पत्थर तो बड़ा पड़ता है पर कहना पड़ता है मंजीत से गलती हो गई। मंजीत, आपका स्वागत है। ये बड़ा प्यारा ये लोग इनिशिएटिव है, स्पोर्ट्स विद ब्रोस। आपका हार्दिक स्वागत मंजीत। थैंक यू जी। मंजीत, तुम अगर मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते आपको तो अभी कहने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने, आपका इतना बड़ा दिल है, आप इतने अच्छे इंसान हैं। जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं सबको पता है आप कैसे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान है, सही बताओ। सुन लो, जो जो आपके टच में है सबको पता है। वो सुनील तिरेजा जी भी रहते हैं, हम कई बार, वो दादा भी रहते हैं हम साथ में। जी आप नहीं रहते तो हम बात भी करते हैं आपकी। आप सच में ही मतलब बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू मंजीत। नहीं, इस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूँ। पदम सर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। और मंजीत सर, सर आपकी लाइफ काफी, मैंने मतलब जितना आपके बारे में पढ़ा कि सर आप कुश्ती से फिर कबड्डी की ओर आए। सर डिफरेंट क्या है सर कुश्ती और कबड्डी में? मैं ये जानना चाहूंगा सर सबसे पहले आपसे। डिफरेंट तो कुछ नहीं है वैसे। जैसे कि रेसलिंग में सिंगल गेम है वो, और इसमें ये टीम गेम है। बाकी हमारी डाइट भी वही रहती है और प्रैक्टिस भी ज़्यादातर वही रहती है। वैसे फिजिकल फिट में तो सेम चीज़ है। बाकी ग्राउंड जो प्रैक्टिस है उनकी, रेसलिंग की हमारी कबड्डी की, बस ये फ़र्क है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और कबड्डी में कुश्ती भी है और रनिंग भी है, योगा भी, सारी चीज़ है कबड्डी में। एक मिक्सर, कई गेमों का मिश्रण होने के बाद कबड्डी बनती है। यस सर। और हमने देखा सर कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि सर इंजरी के बाद कबड्डी में आना इतनी आसान नहीं होती किसी भी प्लेयर को। और सर मैं सबसे पहले सर जानूंगा सर, जब आपकी सिलेक्शन हुई थी 2010 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए, आपका मैच शायद पहला मैच आपका सर चाइना के लिए था। सर उस समय की फीलिंग क्या थी सर, इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करना? देखो, जब मैं, मेरा एक टारगेट था जब मैं इस कबड्डी में आया ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि कबड्डी में कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं। तो मैं अखाड़े में था, जो हमारे चांद पहलवान जी हैं, इंटरनेशनल पहलवान हैं, उनके जो बड़े भाई हैं मेरे अंकल जी,
वही मुझे अखाड़े में लेके गए थे। तो अंकल जी बोल लो या गुरु जी बोल लो, जो भी है, गुरु जी के, मैं तो गुरु जी का दर्जा देता हूँ उनको। तो उन्होंने बोला था कि रेसलिंग तो मेरे चोट के कारण नहीं हो पा रही थी, कि तो कबड्डी खेल लेगा। तो मैं कहा कबड्डी में सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है? तो उन्होंने कहा था कि एशियन गेम में कबड्डी है। तो मगर मैंने बोला था उनको कि मैं एशियन गेम पक्का खेलूंगा, फिर यही मेरा टारगेट रहेगा। और फिर मैं जब से कंटिन्यू, मैं को शादी थी या कुछ भी थी 2010 तक, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बड़े भाई है संदीप चिल्लर, उनकी जिस दिन शादी थी उस दौरान मैं, गांव के पास एक कबड्डी का टूर्नामेंट था, मैं उस टूर्नामेंट में खेलने गया हुआ था। और मेरे फादर भी, मेरे दादाजी भी कह रहे थे ये किसी का नहीं है, सिर्फ कबड्डी का है, घर में तो शादी है और ये बाहर सब मेहमान आए हुए हैं और ये खुद कबड्डी खेलने जा रहा है। तो मैं उस टाइम पे शाम को 3-4 बजे आया था मैं टूर्नामेंट से, तो मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। पर फिर उसके बाद मैं शादी में मैं भाग गया और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कबड्डी का इतना बड़ा जुनून था कि बड़े भाई की शादी होने के उस दिन भी मैं कबड्डी खेलने चला गया था। तो आप देख लो कि मैं हर, किसी की भी शादी हो या कुछ भी हो, कबड्डी का नाम आ जाता था ना, तो मैं भाग लेता था कबड्डी के लिए, कि रात को हो दिन में कुछ भी हो। और मैं जब मैं कोई टूर्नामेंट खेलने जाता था तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी, सही बताऊं। अब भी ऐसे ही होता है, कोई मैच हो ना, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। मैं पूरी रात में क्या पता कितनी हजार बार वो मैच खेल लेता हूँ, अपने सोच सोच के कि वो राइडर आएगा तो उसको ये टैकल करनी पड़ेगी। अब राइडिंग तो मैंने छोड़ दी थी पिछले 3-4 साल से, पहले राइडिंग का भी था, वो डिफेंडर होगा तो कैसे वो सिचुएशन आ जाएगी मैच की तो कैसे निकालना, तो बड़ा मुझे ये भी नहीं थी कि मैं नींद के, कई बारी सर का फोन आता था, क्या सो रहा है क्या? मगर नहीं, सो नहीं रहा टेंशन में हूँ मैच के लिए। कई बारी परम जी का आता था, फोन आता था मेरे पास। तो बड़ा एक टारगेट था एशियन गेम का, एशियन गेम खेल ले तो धीरे धीरे फिर अर्जुन अवार्ड भी हो गए, प्रो कबड्डी भी आ गई। हमें तो पता ही नहीं था उस टाइम पे कि प्रो, हम खेलने लगे कि प्रो कबड्डी भी होगी। और वो प्रो कबड्डी भी मिल गई और 8 सीजन में खेल भी लिया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मंजीत, आपने प्रो कबड्डी का जिक्र किया यहाँ पे, सबसे पहला और वाजिब सवाल यही बनता है कि प्रो कबड्डी से कैसे ये खेल बदला, क्योंकि उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं क्रिकेट कमेंट्री करता था और मुझे कहा गया, स्टार स्पोर्ट्स ने कहा कि आप प्रो कबड्डी की कमेंट्री करेंगे। कबड्डी तो मुझे लगा लाइफ में ना मेरी डिमोशन होगी। अब जब हम्म। मुझे लगा कबड्डी कमेंट्री, कबड्डी कौन देखता है? आज के दिन मंजीत, अगर आप मुझे चॉइस देंगे, ये आईपीएल कमेंट्री रही, ये पीकेएल कमेंट्री, क्या करनी है, मैं आईपीएल छोड़ के प्रो कबड्डी की कमेंट्री करूं। तो मंजीत चिल्लर के क्योंकि लिए प्रो कबड्डी की क्या अहमियत है? देखो जी, पहले जब मैं 2010 में हम कबड्डी का एशियन गेम खेल के आए ना, तो जो रिश्तेदार हैं गांव के आसपास हैं, जो जानने वाले थे, उनको ही पता था कि एशियन गेम के ये गोल्ड मेडल। और जब 2014 में हम एशियन गेम खेलने गए, उससे पहले एक फर्स्ट सीजन हो गया था हमारा, और मैं उसमें बेस्ट डिफेंडर निकला था उस टूर्नामेंट में। हमारी टीम तो शायद फोर्थ रह गई थी, सेमीफाइनल में हार गई थी, पर मैं डिफेंडर निकला था। तो जब हम 2014 में हम जब वो गोल्ड लेके आए एशियन गेम का, तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 15 से 20 हजार पब्लिक स्वागत के लिए हमारा एयरपोर्ट पे पूरी टीम के स्वागत के लिए थी, जो कि 10 में नहीं थी। 10 में तो जो रिलेटिव थे या पेरेंट्स थे वही थे, पर जो हम जिनको जानते नहीं थे वो हमें जानते थे। तो 2014 में इतनी पब्लिक थी एयरपोर्ट पे, तो ये कबड्डी का बड़ा जो प्रो कबड्डी हुई ना, इससे हमें पहचान मिल गई, सब लोग जानने लगे। तो बड़ा ही मतलब कि अब हम कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने या कहीं भी जाते हैं और वो कहते हैं मंजीत जी एक फोटो, तो मतलब एक दिल को अलग से ही खुशी मिलती है। तो ये चीज हमें प्रो कबड्डी ने दी है, क्योंकि एशियन गेम कभी टीवी पे नहीं आते थे, और 4-5 दिन का टूर्नामेंट होता था कबड्डी का, हम जाके खेल के भी किसको पता रहता था? किसी को नहीं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, गाँव में इनको ही पता रहता था। पर आज के दिन प्रो कबड्डी में अगर कोई स्टेट भी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी टूर्नामेंट हो रहा है,
वो भी सोशल हम्म, मीडिया पे चल रहा है, और हर हर बंदे को ये पता है ये टूर्नामेंट में कौन खेल रहा कौन नहीं खेल रहा। ये सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है। मजीद सर, आपको मैं इनिशियल स्टेज पर लेके जाऊंगा, इनिशियल डेज में आपके लेके जाऊंगा, बिकॉज वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड इंडिया के कल्चर की। यार खेल में क्या ही होगा उस वक्त। अभी तो खैर जैसे आईपीएल आया, पीएसएल आया, आपका प्रो कबड्डी लीग आया, तो लोगों की मेंटेलिटी जो है वो चेंज हुई। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने एक जिंदगी में एक स्टेज आता है कि अब करियर डिसाइड करना है, और जैसे आपने कबड्डी में चूज किया, तो आपके फैमिली का आपको किस तरीके से सपोर्ट था? और जैसे आपने कहा कि शादी के दिन पे मैं कबड्डी खेलने जाता था, तो उस लिहाज से थोड़ा सा कुछ बताइए। नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मेरे फादर चाह रहे थे मैं एक रेसलिंग करूं और अच्छा पहलवान बनूं, पर मैं चोट के कारण मैं कबड्डी में आ गया। तो मेरे फादर को ये था एक अच्छा खिलाड़ी बनाना, बड़े भाई को एक पढ़ाई करवानी है, इसको एक खिलाड़ी बनाना है। उनका फर्स्ट चॉइस तो थी रेसलिंग की, पर रेसलिंग में नहीं हो पाया था चोट के कारण, तो कबड्डी में। तो मतलब कि हर जगह मेरे साथ खड़े रहे मेरे घर वाले, हर जगह जैसे भी मैंने कहा है उन्होंने, देखो ये जो हर चीज़ की मेरे को डाइट दी है, हर चीज़ का मेरे को, हर चीज़ जो मैंने छोटी से लेबर बड़ी तक जो मांगा उनसे, वो पहले ही लेके लेके दे दिया करते, क्योंकि मेरे फादर भी खुद गाँव में कबड्डी खेलते थे, उनको पता था। तो उनको हर जगह मेरे सपोर्ट में खड़े रहे वो मेरे। और बहुत अच्छी बात है सर। अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो आज शायद हम यहाँ पर इंटरव्यू नहीं ले होते, और मंजीत चिल्लर जैसा हमें एक लेजेंड खिलाड़ी इन कबड्डी नहीं मिला रहता। 2016 वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे मंजीत सर, कि 2016 आपने वर्ल्ड कप जीता। आप कितने भी प्रो कबड्डी लीग्स जीतो, लेकिन जो देश के लिए आप वर्ल्ड कप जीत के लाते हो ना, उससे बड़ी आई गेस कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। और जैसे आपने बोला कि जो फाइनल की रात होती है, या फिर कोई भी मैच के पहले की रात होती है, 1000 बार में आपने वो माइंड में खेल चुका होता हो, तो वो जो पेट में जो तितलियां होती है, और जो आपने ट्रॉफी उठाई, फिर जो एक राहत के साथ सांस होती है, उस बारे में कुछ बताइए। देखो मैं ये कहता हूँ, कोई भी गेम का कोई भी खिलाड़ी वो देश के लिए खेलना चाहता है, और देश के लिए जाके और जीतना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, सबका टारगेट रहता है। देखो खिलाड़ी तो बहुत से जाते हैं, वो हार भी जाते हैं, वो हारने के लिए नहीं जाते, वो जीतने के लिए जाते हैं। और हमारा टारगेट था, और हमारी जो कबड्डी है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया में है। बिल्कुल। और हमने गोल्ड मेडल, तो हमें ये श्योर थे कि हम जीतेंगे पक्का, ये तो श्योर था। बिल्कुल। पर एक वर्ल्ड कप मैं नहीं खेल पाया था, वो कहीं ना कहीं मलाल था मेरे के, वर्ल्ड कप होए और मैं खेलूं, तो वो भी मुझे मिला। और मैं उस टीम का वाइस कैप्टन था वर्ल्ड कप में, हाँ। अनु कुमार कैप्टन थे, और यस। गोल्ड मेडल लिया। तो मतलब अपने, और सबसे बड़ी बात है वो अपने इंडिया में हो रहा था, अहमदाबाद में, यस। अपने जो लोगों के बीच में जीतना, वो अलग ही मजा है। बिल्कुल। और सर मेरे लिए तो बेस्ट मोमेंट वो था कि सब आप लोग ने जो जश्न मनाया था, डांस वांस, राहुल चौधरी हो गए, अजय अजय सर हो गए, आप हो गए, काफी काफी ज्यादा एंजॉयमेंट वो, क्योंकि हमने तो वो मैच स्टेडियम से नहीं देखा था, हमने वो यूट्यूब पे वीडियो डाले, काफी फैंस ने वीडियोस डाला जो डांस करते हुए, तो वो काफी मेरे लिए तो काफी बड़ा मोमेंट था कि इंडिया एक वर्ल्ड कप उठाई। तो सर हमारे साथ और भी हमारे स्पोर्ट्स विद ब्रोस के मेंबर जुड़े हैं, वो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं अभिषेक भाई को मैं जोड़ता हूँ। तो अभिषेक भाई स्वागत है आपका। हेलो अनिकेत, हेलो पदमजीत सर, हेलो मंजीत सर। अनिकेत, थैंक यू सो हेलो मच भाई। अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इतने बड़े खिलाड़ी अर्जुना अवार्डी, भारत की शान मंजीत चिल्लर के साथ आपने मुझे बात करने का मतलब सौभाग्य प्राप्त करवाया। मंजीत सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने हाँ 8 जी भाई। सीजन खेले प्रो कबड्डी के। आप फाइनल भी खेले थे एक बार, आई थिंक बेंगलुरु बुल्स के साथ, सेकंड सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेकंड। इस बार दबंग दिल्ली ने ऐसा क्या करा जो आपकी पहले 7 सीजन में वो टीम्स नहीं कर पाई? मेरा आपसे सवाल है, अलग क्या करा जिससे वो जीत गए? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी जो सेकंड
छोटी छोटी गलती भी होती है और सबसे बड़ी बात है लक। लक होता है। अब ये आप जो कह रहे हो कि दिल्ली ने वो क्या किया, तो हम भी ये कह सकते हैं कि जैसे कि नवीन भी था पहले, विजय भी था, जोगिंदर भी कैप्टन था और हुड्डा सर भी थे कोच। पिछले 2 सालों से वो 2 सीजन है वो हार गए, वो जीत नहीं पाए, वो फाइनल तक गई और हार गई। अब की बार हमने ट्रॉफी ले ली। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां सीख के और जब उनको खत्म करते हैं और एक टारगेट बना, सब तो बनाते हैं टारगेट, 12 टीमों का यही था कि गोल्ड मेडल जीते। तो कहीं ना कहीं हमारा लक भी था। लक भी था, सारी टीम अच्छी खेल ली, सबको श्रेय जाता है। सब जब एकजुट होकर खेलने थे जब भी टीम जीती थी। वाह सर, सर पर आपका आपने जो एक टैकल करा था बहुत शानदार, वो तो भूल नहीं सकता सर। आप जो थाई पकड़ के एकदम टैकल करते हैं सर, उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं आप मैच के आने के पहले कि थाई होल्ड में करूंगा अगर कोई डिफेंडर अपनी तरफ पांव फेंके मेरा तो? नहीं नहीं, वो तो देखो सब में एक अलग अलग होता है। जैसे मेरा तो थाई होल्ड है। अब ये हमारी लीग में देख लो आप, बहुत कम डिफेंडर पहले बहुत थाई होल्ड करते थे, पहले जब कबड्डी थी, जो हमारे पुराने सीनियर खिलाड़ी खेलते थे। हाँ, जो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अभी मैच आ गया, मैच पे इतनी स्पीड है, रेडर की थाई होल्ड कम हो रही है। तो मैं पहले, मेरे 22 साल का कैरियर हो गया इस कबड्डी में खेलते समय। तो मैं जो हमारे सीनियर उनके साथ भी खेलता था, वो भी मुझे सिखाते थे हाई होल्ड करो ये। तो वो कहीं ना कहीं आज मेरे को काम आ रही है इसमें। जो अभी ये जो नए लड़के हैं ना, ये थाई होल्ड बहुत कम कर रहे हैं। आप देखो, लेफ्ट कवर है या राइट कवर है, थाई होल्ड बहुत कम हो रही है अभी ये। ये ये मंजीत के जो हाथों में ये फेविकॉल लगा होता है कि जैसे ही वो थाई को पकड़ते हैं थाई अपने आप जाके चिपक जाती है। ये क्या है कि मतलब वो कभी इतना पसीना अब आता है खेल में कबड्डी के मंजीत, और हर तरफ पसीना, बाजुओं में पसीना, टांगों में पसीना, लेकिन आप जब पकड़ते हैं वो थाई होल्ड, तो वो क्या क्या ऐसा, वो ग्रिप है, वो प्रैक्टिस है, जैसा कि अभिषेक आपसे पूछ रहे थे, सालों की मेहनत है, क्या खास है आपके थाई होल्ड? सर सर यही है कि एक तो देखो हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत बार, जैसे थाई होल्ड की करते हैं, डैश लगाने की करते हैं। एक तो बहुत, क्योंकि 22 साल हो गए इतना करते करते, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई है। और एक मेन बात ये है कि रेडर के मूवमेंट पे जो काम होगा ना सर, वही उसी जो वो ग्रिप तो होती है, पर ग्रिप के साथ साथ जो मूवमेंट जो है, जो कहते हैं ना, एक सेकंड की भी अगर जा इधर उधर हो जाए, अगर मैं टाइमिंग, लेट हो जाऊं 1 सेकंड हाई होल्ड करते, तो रेडर निकल जाएगा। जैसे टाइमिंग, क्रिकेट ही टाइमिंग। है, टाइमिंग, मैन तो टाइमिंग का है बस। टाइमिंग पे बस ये रहना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा पटना के साथ ही मैच था, फाइनल मैच था, तो सचिन है अपना लड़का, मेरी तरफ का राइडर भी नहीं था, पर उसने 2 राइड लगाई, वो मेरे पास से घूम रहा था ऐसे। उस उसने सोचा कि लेफ्ट कवर है, फिर भी मैंने उसको अपना एक जो स्टेप चेंज करके उसकी थाई होल्ड कर दी। जैसे पवन की थी, एक मैच में हम इक्वल हो गए थे, वो तो लाइन पे ही था बिल्कुल। अगर वो खाली चला जाता तो, अगर सेफ चला जाता तो रेड आउट हो जाता। उसने भी ट्राई लेनी थी। मैंने सोचा हार तो रहे हैं, अच्छा रेडर है, तो एक नई चीज करके देखी और वो उसमें सक्सेस हो गए, तो हमारा मैच भी इक्वल हो गया। तो ये सब चीजें सर टाइमिंग की है बस। मेन चीज है, कोई भी हो कुछ भी, एकदम सोचना पड़ता है कि ये डिसीजन तो लेना है। वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ये। अच्छा सर, इसमें एक पदम सर ने आपका एक नाम दिया था, मैं पदम सर से और आपसे भी ये स्टोरी जानना चाहूंगा। सर वो आप ही बता दो। आपने कमेंट्री में एक सर को नाम दिया था जो कि अभी तक भी कोई भी कमेंट्री करता है तो वो नाम जरूर लेता है, और मंजीत सर का वो नाम हो चुका है, जायंट किलर। जायंट किलर। देखिए, जायंट किलर किसी और पे सूट भी नहीं करेगा। सचिन तेंदुलकर पे जिस तरीके से मास्टर ब्लास्टर सूट करता है, उसी तरीके से मंजीत चिल्लर के ऊपर जायंट किलर सूट करता है। आप कोई भी इनका टैकल उठा के देखो भाई साहब, आप ये देखेंगे कि कितनी हड्डियां टूटी होंगी। वो मंजीत चिल्लर का शॉर्ट ब्लॉक, छोटा सा कदम और सामने ब्लॉक, वो होता है जब सामने से रेडर वापस आ रहा है तो छाती से टकरा के उल्टा चला जाए। मंजीत के पांव नहीं डगमगाते वहां पे।
तो ये अगर जायंट किलर नहीं थे तो कोई भी जायंट किलर नहीं हो सकता। प्रो कबड्डी के इतिहास में आज के 20 साल बाद भी मंजीत चिल्लर का नाम बड़े ही, कोई भी रेडर होगा वो बड़ा सोच समझ के लेगा। और ये जायंट किलर मैंने दिया था और मुझे बड़ा अपने आप पे फक्र है कि मैंने इनको जायंट किलर का नाम दिया, और वो किसी और पे सूट कर भी नहीं सकता था। आप सोचिए किस किस पे सूट करेगा, जायंट किलर मंजीत चिल्लर, और राइम भी कर गया। वो कमेंट्री में ओहो सब बड़ी तारीफ कर ली। तो होता है कि कोई कारनामा अगर अच्छा हो तो शब्द ऑटोमेटिकली निकलने लग जाते हैं। तो सर ने कुछ कोई मंजीत को डिफेंस कैसे किया था लगा, क्या सर? मंजीत आपको कैसे लगा जब वो जायंट किलर सुनाई दिया आपको अपने लिए, तो फीलिंग कैसी थी मंजीत? सर अभी तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अभी आपने ही मेरे को बहुत से नाम दे दिए, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, हाँ। माई टीम। तो मैं तो देखो, मेरा काम खेलना है सर। आप मेरे को नए नए वो दे रहे हो नाम, तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है, सही बताऊं मैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। एक जी मतलब सर। दिल में खुशी और होती ये है सर। एक ना, आप बार बार कह रहे हो 22 साल से खेल रहे हैं, 22 साल से लगते वक्त नहीं हो, आप 22 साल से खेल रहे हो, लग ऐसे रहा कि अभी 7-8 साल कबड्डी। नहीं क्यों, देखो इनको देख के कौन कह सकता है कि 22 साल कबड्डी नहीं, का। हाँ मंजीत, दो 2000 सन 2000 में सर मैं पहले अंडर 14 खेल के आया था, और अच्छा। आज 2022 आ गया, अभी तक हम कबड्डी खेल रहे हैं, और शायद तो आगे भी मंजीत, खेलेंगे। मैं एक सवाल और यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा मंजीत से। अब चूंकि हाँ जी। बात हो रही है 14 साल के, 16 साल के, तो वो उम्र होती है जब आपको तराशा जाता है, देखा जाता है, टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। रणधीर सिंह शेरावत, इस नाम का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है, अपने फैंस को आज बताइए। देखो, मैं कबड्डी में उनको मैं अपना गुरुजी मानता हूँ जी। वो क्योंकि जब मैं स्कूलों में खेलता था, जब उस टाइम पे कोई अलग कोच थे, फिर मैं नेशनल खेला अलग कोच थे, और मेरा जो जो सबसे लंबा कैरियर रहा है वो उनके साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि मैं 2008 में रेलवे ज्वाइन की थी, और आज अभी भी रेलवे में हूँ, और वो 2016 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, रिटायरमेंट हो गए थे 16 में। तो मेरा 8-9 साल का उनके साथ रहा है, सबसे ज़्यादा उनके अंडर ही मैं खेला हूँ कबड्डी आज तक अपने कैरियर में। ये 22 साल में 8 साल लगातार उनके साथ खेल रहा हूँ मैं। तो वो मेरे गुरुजी भी हैं, और मेरे को वो सिखाते भी हैं। वो खुद एक लेफ्ट कवर और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और वो इंडिया भी खेले हुए हैं। एशियाड जो सबसे पहले जो एशियन गेम में जो 1990 में। टीम हम अपनी कबड्डी 1990 में जो गई थी कबड्डी की टीम, उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे उस टीम के। ये भी ऐसे भी थे, रणधीर कोसाब भी थे मेरे ख्याल में, कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे उस टीम के। और अर्जुन वाडी भी हैं, अच्छे खिलाड़ी, हमारे सपोर्टर भी रहे हैं, और वो मेरे को बेटे की तरह मानते हैं, और मैं उनको गुरुजी मानता हूँ। नहीं, बहुत। ये मैं एक और कहीं चीज भी है, हूँ, कैसे भी हूँ। हाँ जी। हाँ, एक और चीज देखने में आई, और ये सारे फैंस देखें, इस बात को कभी देखना, आगे से आप प्रो कबड्डी का मैच देखें, तो रणधीर सिंह साहब इकलौते ऐसे कोच हैं जो एक ही टीम में पहले सीजन से रहे। कोई और कोच अब तक एक ही टीम में नहीं रहा। दूसरी बात, उनकी टीम के प्लेयर तो उनके पांव छूते ही हैं। जब मैच खत्म होता है दूसरी टीम के खिलाड़ी भी आके इधर पांव छू के जाते हैं। तो वो दर्शाता है रिस्पेक्ट। अब जिस टीम के वो प्लेयर है उसके कोच को भले ही बात अच्छी ना लगे कि यार ये बुल्स में जाके रणधीर सिंह शेरावत जी के पैर छू के आशीर्वाद, लेकिन वो उन्होंने जो इज्जत कमाई है, जो नाम कमाया है, मैं हमेशा मानता हूं कि रणधीर सिंह शेरावत साहब वो मूर्तिकार नहीं है जो मूर्ति बेचते हैं, वो मूर्तिकार है जो मूर्तियां बनाते हैं, वो रचयकार है। आप उनसे ज्यादा पैशनेट आदमी, मंजीत से उनका रिश्ता, पवन शेरावत से उनका रिश्ता, अनूप राकेश आज भी उनकी जितनी इज्जत करते हैं, तो ये उन्होंने अपने लिए कमाया है। और मेरे ख्याल से अगर मंजीत को आज भी फोन कर दें और डांट दें, तो मुझे नहीं लगता कि मंजीत आज भी सोचेगा कि सर ने क्यों डांट दिया। उनको बिल्कुल लगेगा कि मेरे नहीं पिताजी नहीं, ने। उनकी बात का तो वो तो गुरुजी हो गए ना, उनकी तो कोई बात है, अगर वो कोई
प्यार से भी बोलेंगे या डांट लगा के भी बोलेंगे तो सब प्रसाद है, आशीर्वाद है, वो तो हाँ, हमें क्या बात स्वीकार क्या करना ही बात है। वो तो जो बोलेंगे ये वो सब तो पत्थर की लकीर है। इसी चीज से सीखने को मिलता है सर, आप लोगों से, आपसे सर से। तो सर हमारे साथ एक और आपके फैंस जुड़े हैं सर, रंजय चौबे, जो कि हमारे स्पोर्ट्स विद ब्रोस के ही मेंबर हैं। तो रंजय, यू कैन, आप भी कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो सर, हेलो पदम सर, हेलो मनीष सर। हेलो सबसे पहले तो मैंने वही कहा कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि हमें आपसे, मतलब पहले पदम सर से, फिर आज मंजीत सर से, कि हमें मतलब उन्हें देख, मतलब टीवी पे देखते हैं और आज सामने बात करने का मौका मिला करके। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है सर कि एक खिलाड़ी के तौर पे उनके जीवन में कुछ अच्छे पल आते हैं, कुछ कभी ऐसे पल आते हैं जो मतलब नहीं अच्छे लगते। तो सर, एक आपके जीवन में कुछ एक सबसे बेस्ट पल जो आपने बहुत इंजॉय किया, और एक ऐसा पल जो आप चाहते थे कि नहीं यार, ये मतलब ये नहीं होना था। संजीत सर। देखो, कबड्डी में तो मेरा सबसे अच्छा दिन वो था जो 2010 में हम पहली बार एशियाड खेल के और गोल्ड मेडल लिया हमने। वो एक, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी। और सबसे बेकार दिन मेरा कबड्डी का तो नहीं है, पर एक है जो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो सबसे बेकार दिन है, वो मैं कभी भूल नहीं पा रहा। आज तक भी रात को है, दिन में, वो एक बार या 10 बार तो वो चीज मेरे आगे घूमती रहती है। वो दिन मेरे लिए सबसे बेकार था, 12 मार्च 2012 ही। तो वो चीज मैं भूल ही नहीं पा रहा। बाकी कबड्डी में तो देखो, हार जीत चलती रहती है, उसमें तो कोई बुरा दिन तो है ही नहीं। कबड्डी का जो दिन है वो सारे बहुत अच्छे हैं मेरे कबड्डी के। हार जाए, चोट लग जाए, वो सब चीजें तो एक खिलाड़ी में चलती रहती है, कभी जीत जाए कभी हार जाए। तो वो तो नर्वस होना ही नहीं चाहिए उस चीज के लिए। बाकी और तो कबड्डी के लिए तो हर दिन मेरा बेस्ट है, हर दिन। सर एक और सवाल, उसके बाद बाकी को भी मौका देंगे। हमने ये आपका अजय ठाकुर के साथ कुछ पोस्ट देखी है कुछ दिनों पहले, जो याराना है, वो काफी मतलब चीजें दिखती रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो सर उनके साथ जो आपकी दोस्ती है उस पर कुछ मैं सुनना चाहूंगा आपसे। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना, वो दिन कभी ना आए। नहीं, वो मेरा दोस्त भी है, छोटा भाई भी है। और मैं आपको बता दूं, अभी 1 डेढ़ घंटे में वो मेरे पास अभी आने भी वाला, घर पे ही, मैं बताऊं। तो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है बहुत ही। और मेन बात ये है, जो हम सीनियर नेशनल में 2004 में जब पहली बार आए ना खेलने कुरुक्षेत्र, तो वो भी पहली बार आया था खेलने सीनियर नेशनल। उनका भी फर्स्ट टाइम था और मेरा भी। और जब से ही हम 2004 से ले और आज तक इकट्ठे ही है। लीग में भी देखा है आप, देखे सबसे ज्यादा बार हम ही खेले हैं एक ही टीम में। 8 सीजन में से मेरे ख्याल में एक सीजन एक सीजन अलग हुआ है। ये तो 7 सीजन हम इकट्ठे ही खेले हैं। तो ये देखो, ऑप्शन होता है तो कोई भी किसी को भी ले लेता है। पर कहीं ना कहीं भगवान ने भी हमारी एक जोड़ी बना रखी है कि ये एक ही टीम में जा रहे हैं। 7 सीजन हो गए तो मंजीत, बड़ा अच्छा है। हाँ जी। 8 8 सीजन आपने बात करी, 8 सीजन आप खेले। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि इतनी बड़ी प्रो कबड्डी में आपका सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? देखो जी, जो कबड्डी खिलाड़ी हो सारे अच्छे मित्र हैं। मेरा अजय ठाकुर है, इसकी मैं एक अच्छा। दोस्त, एक खास सब खास। देखो जी, मेरे तो सभी खास हैं, मैं आपको बताऊं। मैं एक को तो चुन ही नहीं सकता। मैं समझ पर गया आपकी ज्यादातर दुविधा। टाइम, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो मेरा अजय के ही साथी रहा प्रो लीग में, वही हम साथ में रहते हैं। बाकी तो देखो, मेरा तो जी सभी है, सब मित्र है मेरे, सब। कोई बड़ा है, कोई है तो बड़ा भाई है, छोटा है तो छोटा भाई है। ऐसे कोई मेरे से किसी को है ही नहीं। सबसे मेरे अच्छा प्यार है सबसे। और आगे भी मैं यही रिश्ता सबके साथ निभाऊंगा। चलिए, अच्छा।
ओके इनके साथ बाकी लोगों को भी ऐड कर दें। साथ आप सर जुड़ेंगे जो हमारे सबसे ज्यादा प्रो कबड्डी को जिन्होंने कवर किया, या फिर खेलो इंडिया का भी जो कबड्डी होता है या कोई भी कबड्डी का गेम हो जो कवर करते हैं, वो है हमारे मुकुंद राज। ही इज ऑल्सो अ कबड्डी प्लेयर, ये खेलते भी हैं कबड्डी। तो मुकुंद, आप सर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू अनिकेत। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो राम राम सर, मंजीत सर, पदमजीत सर। नमस्कार जी भाई जी। राम राम भाई, राम राम। तो सर मेरा मंजीत सर से एक क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन रहेगा प्रदीप नरवाल से रिलेटेड रहेगा। मैं मतलब जब कबड्डी होता था तो एक मैच हर सीजन ऐसा होता था कि वो मैच किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना। जैसे हम लोग क्रिकेट में होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग कभी मिस नहीं करते, आईपीएल में होता है चेन्नई मुंबई का मैच हम लोग मिस नहीं करते, वैसे ही एक मैच जो क्लैश ऑफ टाइटन होता है वो होता है प्रदीप नरवाल वर्सेस मंजीत चिल्लर। और मैं हर ऑक्शन में चाहता था कि कभी भी ये दोनों एक टीम में कभी साथ ना खेले, ताकि कबड्डी का जो रोमांच है, प्रो कबड्डी का रोमांच है, वो हमेशा बना रहे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप, और प्रदीप नरवाल भी काफी स्किलफुल प्लेयर हैं, उनकी जो डुबकी है कई बार आपको भी मात देती है, तो उनके सामने आप की क्या स्ट्रेटजी रहती है? आप जैसे बाकियों के सामने स्ट्रेटजी आपका रहता है वही रहता है, या फिर उनके लिए कुछ आप स्पेशल करते हैं? नहीं देखो, सब हर राइडर के हर मूवमेंट अलग हैं, हर टैलेंट अलग है, तो सबकी अलग सोचना पड़ता है कि राहुल चौधरी के लिए ये अच्छा रहेगा, प्रदीप के लिए ये रहेगा, पवन के लिए ये रहेगा, नवीन के लिए ये। वो अच्छा खिलाड़ी है प्रदीप, और बेहतरीन खिलाड़ी है। वो सबसे मेरे ख्याल में सबसे टॉप रेड पॉइंट उसी के हैं पूरी लीग में। और उनका जब हमारा मैच आता तो मैं ये नहीं सोचता कि ये एक टॉप रेडर है, सुन लो, क्योंकि कि भाई अगर वो चीज़ मैं जाऊंगा ना अपने दिमाग में लगा के ये बेहतरीन रेडर है, तो मेरे से खेला नहीं जाएगा। भाई यही रहता है कि इसने जहाँ गलती करी और इसकी टैकल कर लिया, और वो गलती का मैं मौका कई बार लिया भी है, कई बार मैं सक्सेस भी नहीं हो पाया हूँ। अच्छा बेहतरीन तो रेडर है। और सबसे मेन बात बताऊं आपको, जैसे कि एक कबड्डी में रेडर को ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सात खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं उसकी टैकल करने के लिए वो कुछ प्लानिंग है, तो राइट कॉर्नर ने अगर 10 छेड़खानी कर दी तो वो ले गया, लेफ्ट ने कर दी तो हो गया, तो वो एक रेड खत्म हो गई। तो रेडर के लिए ये है, सातों में से पॉइंट कोई ना कोई गलती करेगा, और डिफेंडर के पास एक ही रहता है कि ये है। अब 4 डिफेंडर रहते हैं टीम में, कौन सा भी टैकल करने की सोचता है, वो सक्सेस भी हो जाए। अब मान लो राइट कॉर्नर ने उसका एंकल होल्ड किया, वो निकल गया, तो उसमें लेफ्ट और लेफ्ट कॉर्नर की तो कोई गलती नहीं है। अगर मैंने थाई होल्ड किया, मेरे से नहीं उनके टैकल हो पाई, तो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर की कोई गलती नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, कई बार वो स्कोर लेके भी गया है। जब पर ये हुआ है कि हम 4 हैं, हम 6 हैं, भाई मैंने बोला अपनी टीम का कि भाई मैं ही इसका टैकल करूंगा और कुछ गलती मत करना, तो हमने उसको आसानी से टैकल भी किया। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बार टैकल किया है, और बहुत ज्यादा बार वो स्कोर भी लेके गया। ये खिलाड़ी का दिन होता है, मेन तो बात ये है। कई बारी तो ऐसा भी होता है, मेरे बुखार था और तमिल की टीम में था मैं, 7 सीजन की बात है ये, 7, हाँ 7 या 6 सीजन की बात है। पटना का हमारा मैच था बॉम्बे में, और उस टाइम पे मेरा फीवर था, बुखार था बहुत ज़्यादा, मैं मन भी नहीं था खेलने का। तो भास्कर सर थे वहाँ पे कोच, तो उन्होंने कहा कि चल ग्राउंड तक तो चल, अगर तेरा मन हो तो खेल लेना। मगर ठीक है, मैं वैसे चल पड़ूंगा, तो बोला मैच तो देखने चलो, मत खेलना। तो उन्होंने मेरी किट ले, जो हमारी टी शर्ट है किट है, वो लेके चल पड़े, मुझे पता भी नहीं। वहां जाके ने मेरे को दे दी, बोला खेल सकता है यार तू, थोड़ी जीदारी कर ले। तो मैं जबरदस्ती उन्होंने खिला भी दिया, और बुखार में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आगे पीछे भी हटा नहीं जा रहा था।
प्रदीप नरवाल उस टाइम पे फॉर्म पे भी था, बहुत अच्छी फॉर्म थी और अच्छा, वो कोई उसको ना चोट थी कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल फिट था। उसको 37 मिनट जब हो गई थी ना, जब पहला पॉइंट मिला था उस मैच में, 37 मिनट एक ही पॉइंट था और वो मेरे ही टच हुआ था 37 मिनट, और मैंने फर्स्ट टैकल पहले उसी की रेड थी, मैच की पहली रेड में उसको टैकल किया था। और आपको बता दूं, उसी टूर्नामेंट में जब हमारा अगला मैच हुआ ना, मैं भी फिट था और वो भी फिट था, और मेरे ख्याल में वो 8-7 पॉइंट, 7 या 8 पॉइंट मेरे से ले गया। जब मैं बीमार था तो उसकी 5 या 6 कैच भी की थी, शायद उस मैच में मुझे 8 या 9 कैच की थी मैंने, पक्का तो ध्यान नहीं है। अरे जब मैं फिट था, जब वो मेरे ख्याल में 1 कैच की होगी मैंने, उसकी की होगी, तो मेरे तो तो मुझे वो भी याद नहीं है, 1 ही की है। आप मंजीत ये कहना चाह रहे हो कि फिट हो तो खेलो, मगर अगर फिट नहीं भी हो तो भी खेलो। तो भी खेलो, हाँ? तो भी खेलो सर। वही मैं वही कह रहा ना, कबड्डी के लिए थोड़ा सा है ना अजीब सा मामला है मेरा, सही बताऊं मैं। अब हमारे गांव में छोटे बच्चे भी हैं और भी हैं, वो कहे पहलवान जी खेल लो, तो मैं ये नहीं देखता मैंने प्रैक्टिस की है 10 दिन हो गए या 1 हफ्ता हो गया, चलो भाई हम खेल लेंगे, चलो हम खेल लेते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भाई नहीं, कबड्डी के लिए मैं कह रहा हर दम मैं हर वक्त में तैयार रहता हूँ। मैंने ना एक बार 4 लाइनें लिखी थी, मैंने लिखी कबड्डी के बारे में कि कबड्डी के लिए ना साज ना सामान चाहिए, ना खुला मैदान चाहिए, 4 लाइन खींच के बस थोड़ा एटीट्यूड चाहिए कि इसको आप कहीं भी खेल सकते हो। आप गली में खेल कहीं सकते हो, भी आप आंगन में खेल सकते हो, आप कमरे में खेल सकते हो, आप छत पे खेल सकते हो, आप बंगले में खेल सकते हो। एटीट्यूड मगर जरूर चाहिए। हाँ, वो एटीट्यूड ये जो तो पॉजिटिव जरूरी एटीट्यूड है। और देखिए तब से मंजीत चिल्लर एक बात जो आपको कह रहे हैं कि कबड्डी के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है, और ये स्पोर्ट्स रोज के फैंस को ये एक मैसेज है इतने बड़े लेजेंड की तरफ से कि जिंदगी में कुछ भी इतनी आसानी से हासिल होता नहीं है। आपके पास वो जज्बा, वो आग, वो जुनून। मुझे कभी दुष्यंत की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है कुछ करने का। कोई मंजीत नहीं तब है जी, से सही लेके अब बात तक है। एक बात कह रहे हैं कि मैं इस खेल के लिए जी पागल हूं। आपको वो पागलपंती की हद तक जाना पड़ेगा, तब मंजीत चिल्लर बनता है। देखो, नहीं जी, जो इतना मतलब इस टाइम, जो अभी मान लो जो अर्जुन वाडी है, उन्होंने सबने इतनी मेहनत की है, इतना लंबा कैरियर हुआ है, वो कबड्डी के लिए तैयार ही रहे। अब हमारे जो जूनियर बच्चे हैं जो कबड्डी खेलते हैं, वो 1 साल में ये चाहते हैं हम प्रो कबड्डी भी, एशियन गेम भी, अर्जुन अवार्ड, सब कुछ 1 साल में नहीं मिलेगा। हर चीज का एक टाइम होता है, क्योंकि जो हमारे भगवान है वो भी हर चीज की परीक्षा लेते हैं। और हर, आप या बिजनेस कर लो या कुछ भी कर लो, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, पहले टाइम देना पड़ेगा, फल बाद में मिलेगा। आजकल के हमारे बच्चे क्या हो गए कि पहले मिल जाओ सब कुछ, बाद में देखेंगे। और ये यही कारण था जो हमारी पिछले एशियन गेम में टीम हार के आई है, बिल्कुल। यही कारण था। उसमें एक कारण और भी था, उसमें एक जायंट जी, किलर नहीं थे। अरे अरे सर, नहीं वो भी सारे तुम अच्छे कहो खिलाड़ी नहीं, थे। देखो तुम कहो ना कहो, हम हमें कहने से कौन रोक सकता है। भाई हमारा दिल है, हम तो फैक्ट बात बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, अगले नहीं नहीं क्वेश्चन सर, पूछ वो लो। हाँ जी, कुछ कह रहे हो मंजीत, बताओ। वो भी अच्छी अच्छी टीम थी, अच्छे खिलाड़ी थे, पर उनको एक ये था कि आसान सा है, कोई भी गेम आसान तो होता नहीं सर, नहीं होता। कि गोल्ड अपना पक्का है, कबड्डी का अपना कभी हार ही नहीं है, गोल्ड पक्का। वो चीज में वो और कॉन्फिडेंस होके हार गए। और एक देखिए, प्रो कबड्डी के इतने सारे भारत को फायदे हैं, प्रो कबड्डी का भारत को नुकसान भी है। बाहर के देशों के क्रीम प्लेयर्स यहाँ आके हमारे साथ खेल खेल के पक गए। वो इतने पक पक गए, गए उन्होंने थे। हमें हरा दिया। हाँ, वही बात है। सर मैं ये चीज मैं क्रिकेट में पहले देखा करता था, वेस्ट इंडीज इतने अच्छी खेलने लगी कि इंडिया को हरा कर चली जाती है, और देखो प्रो कबड्डी में भी ये चीज हमने देखा, ये चीज ईरान को।
हाँ मुकुंद, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, आपने जो मैच का जिक्र किया मुझे बिल्कुल याद है, और मुझे ये भी याद है कि सीजन 7 में नवीन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही मैच था जिसमें वो सुपर 10 नहीं लगाए थे, और वो आपके टीम के खिलाफ ही था जिसकी डिफेंस की अगुवाई आप ही करे। तो आपने बहुतों के जो कहते हैं कि विजयी रथ है, सबको रोका है। तो मेरा अगला सर क्वेश्चन रहेगा कि एक ऐसा प्लेयर, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप हमेशा अपनी टीम में रखना चाहेंगे? देखो, हमेशा तो कोई भी एक टीम में नहीं रह पाएगा खिलाड़ी, खासकर प्रो कबड्डी में। यहाँ तो ऑप्शन होता है, जो जो कोई भी खरीद सकता है किसी भी टीम को, किसी भी खिलाड़ी को। तो मेरा मानना ये है कि देखो, अब पिछले साल हुई थी प्रो कबड्डी और अब इस साल होगी, तो उस साल और इस साल में जो उस साल बेस्ट परफॉर्मेंस जो दे रहे थे, अब की बार ना हो। कई खिलाड़ियों की जो पिछली बार नहीं थी अब की बार हो, तो डिसीजन है ना। कई टूर्नामेंट देखने पड़ेंगे, उनकी वीडियो देखनी पड़ेगी। जो आज करंट में परफॉर्मेंस दे रखी है वो लेना पड़ेगा, उसके साथ खेलना चाहेंगे, क्योंकि सबने अपनी अच्छी टीम बनानी है, सबने सबने गोल्ड मेडल जीतना है, वो सब चीजें रहती हैं। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके सर, बस हमारे पास एक और मेंबर है, बस उनका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ हर्ष, आप पूछ लो जल्दी से सर से क्वेश्चन। म्यूट हो आप, म्यूट हो आप। हेलो मंजीत सर। हेलो भाई, हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। आप? बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, सर बढ़िया। मैं सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप प्रो कबड्डी में नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि फिटनेस के बारे में? मेरी यही सलाह है, जितने भी जो जूनियर खिलाड़ी है और नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, कि अपने गुरु की बात मानो। गुरु तो हर चीज में गुरु होता है, और गुरु के साथ साथ माता पिता की हर सुबह आशीर्वाद लो। और उसके बाद जो अपना एक टारगेट है कबड्डी का या रेसलिंग, कोई भी गेम हो, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, फिर और शाम को भी। आप जब 3-4 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे ना, सुबह और शाम को 3-4 घंटे, तो भगवान आपको हर वो चीज़ देगा जो आप सोचोगे। पर वो नहीं सब करोगे तो सोचने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। तो पहले करना पड़ेगा, फिर भगवान आपके साथ है। आपके रास्ते ऑटोमेटिक ऐसे खुलते चले जाएंगे, और हर चीज को आप अपनी तरफ खींचते ले आओगे। चाहे वो एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट हो या वर्ल्ड कप का हो या कुछ भी हो, पर मेहनत करनी जरूरी है। और फिटनेस के लिए तो फिटनेस, कबड्डी खिलाड़ी को तो फिटनेस भी जरूरी है, और ग्राउंड प्रैक्टिस मेरा मानना ज्यादा करनी चाहिए। मेरी एक छोटी सी ना थैंक यू। कविता है, हर्षवर्धन, मेरी एक छोटी सी कविता है। मंजीत के आंसर से ना मैं उसकी याद आ गई, मंजीत ने जो कहा। तो मैंने लिखा कि हाँ, मंजीत, तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ऊपर बैठा वो मुंशी, मैंने ऊपर वाले को यहाँ पे मुंशी का है। ऊपर बैठा वो मुंशी, रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा। चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी, जैसा आपने कहा ऐसे राह मुड़ेगी, राह मुड़ेगी डरियो ना। चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना। कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तो परवाह इनकी करियो ना। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। दिक्कत की ऐसी की तैसी, आज है कल ना होगी ऐसी। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? सही बात है। एग्जैक्टली सही सर। बात। तिनका तो ये मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ मंजीत, आपके भाई ने लिखी है। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ऊपर बैठा वो मुंशी, रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम को अपने काम से अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा।
चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना, जैसा मंजीत ने कहा, चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना, कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तू परवाह इनकी करियो ना, तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा, दिक्कत की ऐसी की तैसी, आज है कल ना होगी ऐसी, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, अरे तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता हाँ जी, सही। वाह वाह सर। ये आपने ये सर आपने खुद बनाई है, आपने हाँ लिखी जी है खुद सर है ये? मंजीत, अरे तो मेरे टैलेंट अरे पे, वाह जी, हाँ मैंने लिखी है मंजीत, आप एक और ये आप लिखी में मैंने बहुत मंजीत, ज्यादा मैंने एक और लिखी, हाँ जी, एक और मैंने हाँ लिखी जी, कि ना लोग क्या करते हैं कि आज का काम कल पे टालते हैं, जैसे कि आपने कहा ना आज की मेहनत आज ही करनी है, तो मैंने लिखा खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कल तेरी खिल्ली उड़ाएगा, सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर, सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे, खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, गौर कर, गौर कर अपने हुनर की कद्र कर, गाड़ दे ये निगाह सिर्फ मंजिल पर, तू धनी है तो खुदा का शुक्र कर, खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, तुझसे है हौसला तुझसे जुनून है, मेहनत के बाद ही मिलता सुकून है, कल जमाना तेरी ही मिसाल दे, काम कुछ ऐसा आज कर अब कर, वाह 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 राइट वाह टाइम टू डू वाह, अ थिंग इज नाउ। क्या सर बात इसके है लिए सर, तो क्या तालियां बात है, बजनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। ताली आज सिर्फ मंजीत के लिए बजेगी। अरे नहीं देखिए मंजीत चिल्लर की मैं खास बात आपको बताता हूँ, ये टीवी पे आपको दिखेंगे कि भाई कितना गुस्सा, और ये वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो पैशन है, वो कोई भी मोमेंट ऐसे हल्के में लेते ही नहीं है, वो अपनी जान लड़ा रहे होते हैं मैट पर अब आप लोग देखो, आपने इनको बोलता हुआ सुन लिया, आप इनके इस व्यक्तित्व को देख के कह सकते हो कि कभी इनको गुस्सा भी आता हो, क्योंकि ये रियल लाइफ का मंजीत, कोर्ट पर मंजीत खिलाड़ी मंजीत है, उसको जीत चाहिए, वो किसी भी अपने टीम मेंबर से अगर 99 एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो उसकी गलती है, वो चाहता है कि जैसे मैं 100% दे रहा हूं बाकी सब भी 100% दो। आप इनको मैट पर चिल्लाते भी देखोगे, गुस्सा भी करते देखोगे, वो इसलिए है क्योंकि वो मैट पर टाइम बिताने नहीं जाते हैं, वो एक मकसद के साथ जाते हैं। जो खिलाड़ी मैट पर जाएगा और जीत की हसरत के साथ नहीं जा रहा है तो वो ठीक नहीं जा रहा। आप देखिए ये मंजीत, देखिए आप, सॉफ्ट स्पोकन ऑफ द कबड्डी मैट, केपेबल ऑफ ग्रेट कार्नेज ऑन इट, इनसे ज्यादा मृदुभाषी आप संजय दादा से कभी बात करें, उनसे उनसे पूछना इनके बारे में कभी, किसी भी और कबड्डी कमेंटेटर से, वो बताएंगे आपको इनके इनके गुण, ये इतने इतने सहज हैं जिंदगी में, आप इनसे बिल्कुल कितना कुछ सीख सकते हैं। ये वही मंजीत था जो मैट पे अभी आग लगा रहा था, बिल्कुल ठंडे, इतने ठंडे हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। आपने तो पदम सर जितनी बात कही सही कही, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि मतलब मेरे को भी लगते थे कि गुस्से में होते होंगे मंजीत सर, बट आज जो देखे सॉफ्ट सॉफ्ट डॉटेड सर, तो सर थैंक यू सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से सर धन्यवाद सर आने के लिए। मंजीत एक सवाल, मंजीत एक सवाल बनता है मंजीत, लोग हाँ एक ही जी, बात पूछते हैं और मुझसे ही पूछते हैं कि यार मंजीत चिल्लर को गुस्सा क्यों आता है, जवाब दो यार। गुस्सा तो जी वो मैच पे तो देखो, जैसे मैं ज्यादातर सर कैप्टन ही रहा हूँ मैं, और कैप्टन का काम होता है कमान भी करना और खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस भी निकलवानी। तो जिस लड़के में जो टैलेंट है और वो अपनी परफॉर्मेंस से भटक रहा है और उनको डांट के और करके, आपने देखा होगा एक सोमवीर शेखर था, एक लड़का हमारी टीम में, बेंगलोर में भी था, पूना में भी हाँ था, हाँ तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था एक तरह का। उसको मैंने डांटा भी और करा भी, और वो सेकंड सीजन में तो बड़ा बेस्ट खेला। वो आज भी ये बात मेरे को कहता है कि अगर आप मेरे को नहीं बोलते, हर प्रैक्टिस में भी बोलते ये कर सकता तू ये, तो बोला मैं कबड्डी से दूर ही होता चला गया था। तो उन्होंने मेरे घर में 5 सीजन उन्होंने कबड्डी खेल ली और अच्छी खेल ली, प्रो कबड्डी। तो ऐसा मेरा किसी को ये नहीं है कि मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ मैट पे या कुछ और है, पर मैं एक एज ए लीडर, अगर जब जो जिम्मेदारी दे दी, वो हम 7 खिलाड़ी है तो हमने अपनी 100% देना ही पड़ेगा।
उसमें कोई भेदभाव नहीं, धोखा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा खेल के हार जाओ वो हमारा लक नहीं था, पर अच्छा तो खेल लो, कोशिश तो करो सर, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश तो हर वक्त करनी पड़ेगी जीतने के लिए, चाहे वो लास्ट की सेकंड हो, 1 मिनट हो, या 40 मिनट का मैच स्टार्ट हुआ हो। मेरी ये हमेशा रहा, मैं लास्ट टाइम तक अपना मैच छोड़ता नहीं हूँ। जिसको मैं ये चाहता हूँ 2 की लीड है, 10 की लीड है, हम कवर कर सकते हैं टाइमिंग की तरफ देख के, तो मैच में छोड़ता नहीं हूँ। मैं अपना 100% करता हूँ, फिर भी हार गए वो अलग चीज़ है, और ये रहता है कि भाई जीतना है, जीतना है। अब सर बाहर है जो हमें कभी, आप सही बताओ, मेरी कभी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है, कभी भी, नहीं कभी ऐसे भी नहीं किया मैंने, कभी किसी ने मेरा ऐसे नहीं किया है, मैंने किसी का ऐसे नहीं किया, किसी का कॉलर नहीं पकड़ा है कभी आज तक। इतने दिन हो गए सबके साथ कबड्डी खेली है, हमारे सीनियर थे, जूनियर भी है, उनके साथ भी खेल रहा हूँ। आज जो 18-19 साल के लड़के उनके साथ भी कबड्डी खेलनी है, और जो सरला अन्ना जैसे सरला दंताप ने, वो मेरे जो सीनियर खिलाड़ी उनके उनसे उनकी एज के थे, उनके साथ भी कबड्डी खेली है। कभी आज तक ये ऐसे किया भी नहीं है, नहीं मेरा किसी ने किया है न मैंने। वो सब चीजें ग्राउंड का जो मैच है वहां तक है, बाहर निकल के सब भाई है, सब दोस्त है। अच्छा, बस एक अभिषेक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आखिरी आपसे। बस अभिषेक एक पूछिए क्वेश्चन। जल्दी। अभिषेक भाई या जल्दी से सॉरी, पूछिए। यस यस मंजीत सर, मेरा बस आखिरी सवाल यही है। दो यू आर नो, मतलब आप एक बहुत एक्सपर्ट कबड्डी के जानकार है, आप खेल से इतना अनुभव है, तो सर जब भी हमारे एशियन गेम्स होने वाले हैं, इस साल वाले कैंसिल हो गए पर जब भी होंगे, आपके हिसाब से भारत के टॉप खिलाड़ी कौन से हैं जो होने ही होने चाहिए उस स्क्वाड के अंदर? नहीं हुए तो आप दुखी हो जाएंगे कि इनको क्यों नहीं लिया। देखो वो जो जो टॉप खिलाड़ी हैं, अभी तो 30-40 ऐसे लड़के हैं जो टॉप हैं। जो 30-40 लड़के तो ऐसे हैं, किसी को ले जाओ और किसी को ले जाने 12 ही हैं। तो वो तो जब उनके जो कोच हैं, जो कैंप ले रहे हैं, वही बताएंगे कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं है। हमारा तो यही रहेगा कि जो भी लड़का जाएगा बस गोल्ड मेडल लेके आए। मेन तो हमारा यही है, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी जाए गोल्ड मेडल लेके आए। क्या बात यस सर, हमारी भी सबकी विशेष यही है कि हम गोल्ड जीत के आए इस बार। थैंक यू सो यस मच सर। सर। सर बिल्कुल थैंक सर, यू और मंजीत जिस सर। तरीके से एक सेकंड कबड्डी सेक्शन, बस एक बड़ा सेकंड, है, बिल्कुल बोलिए। एक सेकंड। थैंक यू मंजीत सर, थैंक यू पदम सर। पदम सर को इसलिए धन्यवाद सर, पदम सर के कारण ही इतने स्पोर्ट्स विद ब्रोज लास्ट 15 दिन में जितनी बढ़ी है उतने मैंने उतने थैंक यू 4-5 से सर, 5 थैंक बार यू। में नहीं बढ़े थे। पदम सर, सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपका सर। मंजीत सर, सबसे आपका भी बहुत भी बड़ा धन्यवाद सर हमारे अरे चैनल पे अरे आने के अरे लिए जी भाई, सर। देखिए मंजीत के बारे में तो अब मैं क्या कहूँ, ये तो मुझे दिल से भी बड़ा प्यारा है। और कब प्रो कबड्डी की जब भी बात होगी, मंजीत छिल्लर का नाम इतिहास में हमेशा टॉप पर आएगा। अनूप, मंजीत, राकेश, ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो हमेशा लीडर्स के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। तो मंजीत, थैंक यू सो मच, आपने जो समय दिया। ठीक है सर, थैंक यू। और ऐसे ही रहिए, बदलिए मत। नहीं नहीं, ऐसे अब तो बदलने का टाइम ही गया ना सर। जैसे आप बड़े प्यारे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मंजीत सर, आप बिल्कुल हमारे सर, बारे पता में है कुछ सर, कहना थैंक यू। चाहोगे व्यूअर्स को? बिल्कुल मंजीत मंजीत, सर। जाते जाते व्यूअर्स को कुछ कहना है, कुछ कह जाइए, आखिरी मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए। भाई यही है कि अभी मैं, जो हमारे फैन हैं, जो हमें देख रहे हैं अभी, मैं उनको यही कहूँगा कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि हम कबड्डी खेले या ना खेले, या कोई भी कबड्डी खिलाड़ी आगे खेल ले। अभी मेन बात ये है कि जो 2018 में एशियन गेम हुआ था, उसमें हमारी टीम हार गई थी। तो भगवान से प्रार्थना करो, अब जो भी खिलाड़ी जाए हम उनको सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट आनी चाहिए, अच्छा, उसमें जाने हमारे से इंडिया का भी नाम हो। हाँ, हाँ जाने जी। से पहले आखिरी सवाल, ये मैं लिबर्टी इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा हक है आप में। तो क्या इस सीजन प्रो कबड्डी में हम मंजीत छिल्लर को एज अ प्लेयर देखेंगे, जरूर जी जरूर। एज अभी अ खिलाड़ी?
एज ए खिलाड़ी भी आ सकता हूँ, एज ए कोच भी आ सकता हूँ सर। अभी तो कोई डिसाइड है ही नहीं। अरे वाह 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 वाह, अरे मतलब कुछ ठीक है, हम आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि इन चीजों में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कुछ चीजें आप समय से पहले उजागर नहीं कर सकते हैं। तो जो जिस भी रूप में दिखेंगे दिखेंगे जरूर ना, दिखेंगे जरूर। तो सबसे पहले ये चीज सर अगर हुई है तो स्पोर्ट्स विद ब्रोस पर हुई है। ये अगर ये होती है तो ये चीज याद रखेंगे सर अपन। तो सर मंजीत सर, मैं बस आपसे पूछूंगा सर, आज आप सब हम ही सब यंगस्टर को देख रहे हो सर, हम सबको कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, यही है कि जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, आप अपनी दिल से लगन से मेहनत कीजिए, भगवान आपको हर चीज दे जो आप मंजीत, चाहो। जाते जाते एक ऐसा मैसेज दे दो जो ये बच्चे लोग अपने आगे एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकें। आप ऐसा कुछ कह दें, मैं मंजीत चिल्लर स्पोर्ट्स विद ब्रोस पर, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, स्पोर्ट्स विद ब्रोस, स्पोर्ट्स विद ब्रोस, ब्रोस मतलब ब्रोज, स्पोर्ट्स विद ब्रोस, स्पोर्ट्स विद ब्रोज, हाँ स्पोर्ट्स विद ब्रोज को मैं यही कहूंगा सभी जो हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं कि इनको आप हमेशा देखना, और ये किसी ना किसी खिलाड़ी का हर टाइम हर दिन मेरे ख्याल में आप इंटरव्यू लोगे, सभी का लोगे शायद, है ना। तो आप गेम से जुड़े हुए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कबड्डी का ज्यादातर करना भाई, सभी खिलाड़ियों का कबड्डी को और ज्यादा बढ़ावा देना। ठीक, बिल्कुल सर, थैंक यू बहुत मंजीत। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और Thank you, बस मंजीत जाते सर। जाते एक शायरी जाते जाते कि गांव में गुमनाम खेल अब टीवी पर आने लगा है और कबड्डी का खिलाड़ी अब पूरी दुनिया में छाने लगा है। इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे इस स्ट्रीम का। और बहुत बहुत शुक्रिया पदमजीत सर का जुड़ने के लिए, मंजीत सर का भी जुड़ने के लिए, और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द, उम्मीद करते हैं कि और ऐसे कुछ सेशंस हम लोग अरेंज करें। और बस शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।